नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ और इस वक्त बड़ी खबर सीधा दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह, बीएल संतोष बैठक में मौजूद हैं। 9 जून को शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीजेपी के लगभग सभी मंत्री रिपीट होंगे। स्मृति ईरानी को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। राजीव चंद्रशेखर को भी मौका मिलने की संभावना है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, अमित शाह और बीएल संतोष भी मौजूद रहे और बीजेपी के लगभग सभी मंत्रियों के रिपीट होने की खबर भी निकलकर सामने आ रही है। स्मृति ईरानी को नई जिम्मेदारी मिल सकती है। आपको बता दें, स्मृति ईरानी अमेठी से हार गई हैं, बावजूद उसके ये उन्हें मौका मिल सकता है। प्रभु पटेरिया जी हमारे एसोसिएट एडिटर हैं, हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे और भी हम जानकारी लेंगे। प्रभु जी, 9 जून को शपथ ले सकते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन हारे हुए उम्मीदवारों को भी मौका देने की खबर सामने आ रही है और जो पुराने मिनिस्टर्स थे उनको भी रिपीट किया जा सकता है, ये भी बात आ रही है। देखिए पारुल, ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि हारे हुए मिनिस्टर्स को भी मौका दिया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी एक जो यहाँ पे जो समस्या जो सामने उनके आ रही है कि अब एनडीए की सरकार बन रही है, गठबंधन की सरकार बन रही है और जो पिछले 2 सरकारों जैसी स्थितियां नहीं है बीजेपी के पास कि वो अपने मर्जी से निर्णय ले सकें, चूँकि संतुलन में आपको पद भी सारे सहयोगियों को बांटने होंगे। और जो एक फार्मूले की बात आ रही है कि 5 मंत्रियों पर 5 सांसदों पर 1 मंत्री का पद दिया जाएगा, तो उस लिहाज से जैसा देखा जा रहा है तो गठबंधन के सहयोगियों को ज़्यादा से ज़्यादा पद देने पड़ेंगे। जिस तरीके से हम पार्टी है जो 1 सांसद जीता है, लेकिन वो भी साथ में, किसी पार्टी के 2 सांसद हैं वो भी साथ में हैं, तो इस तरीके से संतुलन साधने की ज़रूरत यहाँ पर बीजेपी को पड़ेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि केरल जो बीजेपी का कोर सेक्टर है, जहाँ पर कि बीजेपी अपना दखल बढ़ाने की लगातार कोशिश कर रही है, वहाँ राजीव चंद्रशेखर को दोबारा मौका मिल सकता है निश्चित तौर पर। सुरेश गोपी जो चुनाव जीते हैं उनको भी शायद मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। दक्षिण भारत पर बीजेपी खासा फोकस करेगी हिंदी बेल्ट के साथ। अमेठी में स्मृति ईरानी का नाम जरूर चर्चा में है कि उनको मंत्रिमंडल में फिर से जगह दी जा सकती है, लेकिन वैसी मजबूरी नहीं है जैसी 2014 में थी, क्योंकि 2014 का जब स्मृति ईरानी को चुनाव लड़ाया गया था वो राहुल गांधी से हार गई थी, फिर उनको वहाँ पर लगातार स्टेटस बरकरार रखना था, तो इसलिए स्मृति ईरानी को मंत्री बनाया गया राज्यसभा भेजकर, और उसके बाद चुनाव लड़ाया। 19 में वो जीती थी वहाँ से, फिर उनको मंत्रिमंडल दिया गया, लेकिन पहले की तुलना में उनको हल्का मंत्रिमंडल मिला था। अब चूंकि वो चुनाव हार गई हैं, तो फिर निश्चित तौर पर ये है कि बीजेपी के ऐसे 16 मंत्री चुनाव हारे हैं, यदि वो 16 की 16 को एडजस्ट करने जाती है तो फिर नए लोगों के लिए जगह कहाँ रह जाएगी। तो एक बड़ी बात यहाँ पर है, एक बदलाव जो होना है वो भी समझ में आता है। यदि मध्य प्रदेश के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश से भी कुछ नए चेहरे मंत्रिमंडल में जाते हुए दिखाई देंगे पुरानों की तुलना में। तो निश्चित तौर पर ये एक बदलाव की सरकार है, एनडीए की जो सरकार बन रही है, समन्वय की सरकार है, तो बहुत सारे संतुलन यहाँ पर साधने पड़ेंगे। पारुल, बिल्कुल, संतुलन साधना तो ज़रूरी हो ही जाएगा, क्योंकि इस बार वो परिस्थितियां नहीं है जो 2019 में थी, और ऐसे में नंबर्स भी लिमिटेड होते हैं, उन सभी के साथ सभी को एडजस्ट करना। और कल ही जब हम चर्चा कर रहे थे तो ये भी बात निकल कर सामने आई थी कि अपने अपने पोर्टफोलियो की डिमांड भी जो दल हैं जो साथ जुड़ रहे हैं उन्होंने कर दी है, और ऐसे में उनकी डिमांड भी पूरा करना ज़रूरी हो जाता है। तो काफ़ी समंजस की स्थिति होगी कि कैसे इन सभी को एडजस्ट किया जाएगा, और फिर हारे हुए उम्मीदवारों को भी जगह देना, खासतौर पर जो नाम सामने आ रहा है राजीव चंद्रशेखर, स्मृति ईरानी, इसके पीछे क्या वजह देखते हैं आप? देखिए पारुल, जब तक ये तय नहीं हो जाता, अभी तो कहें कि अभी तो केवल एनडीए की बैठक हुई है, उसमें ये तय हुआ है, उन्हें समर्थन पत्र सभी साथियों ने सौंपे हैं कि वो सरकार बनाने के लिए साथ हैं, वो भाग नहीं रहे हैं।
अब कल भी जो एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी उसमें औपचारिक तौर पर नेता का चयन किया जाएगा। उसके बाद ये दावा पेश किया जाएगा सरकार बनाने का। तो अब जो कुछ भी मंत्रिमंडल को लेकर कवायद है, हम कल की बातें करते हैं तो हवा हवाई बातें मान सकते हैं उनको। आज से कंक्रीट चर्चा इस पर शुरू होगी। इसको लेकर तरह तरह की बैठकें आज हो रही हैं। बीजेपी की भी बैठक हुई है जेपी नड्डा के साथ। तो निश्चित तौर पर अब जो कवायद हो रही है उसमें फार्मूले तय किए जाएंगे कि किसको कितना मंत्री पद दिए जाएँ, किस एरिया को मंत्री पद ज़्यादा मिले, किसको कम मिले। ये एक संतुलन साधने की होगी। और जैसा हम पहले से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं उनमें ऐसे क्रीम लोगों को मंत्री बनाया जाएगा जो बेहतर परफॉर्मेंस दे सके, नितिन गडकरी टाइप कि उनका परफॉर्मेंस का दम पे बीजेपी को आने वाले चुनाव में जगह मिले, उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनका फ़ायदा मिल सके, इस तरीके का देखा जाएगा। ये नहीं होगा कि आप केवल जगह भरने के लिए मंत्री बना दें। तो इस पैमाने पे यदि हम देखते हैं तो यदि हम कहें कि एक चेहरा, यदि उमा भारती का चेहरा यदि बड़ी नेता के तौर पर माना जा सकता है मध्य प्रदेश की, जो कहीं नहीं है, तो उनका भी नाम ऐसे चर्चा में आ सकता है। तो चर्चाएँ अभी चल रही हैं, लेकिन होना क्या है ये बीजेपी तय करेगी अपने सहयोगियों के साथ बैठकर। और उसमें जो एक जो सीधी जो समझ में आ रही है तो वो यही समझ में आ रही है कि बीजेपी से अनुभव के साथ नए लोगों को मौका दिया जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश से फग्गन सिंह कुलस्ते मंत्री रहे हैं आदिवासी वर्ग से, लेकिन फग्गन सिंह कुलस्ते चूँकि बहुत कम मार्जिन से जीत रहे हैं, वो उसके पहले भी उनको मंत्री रहे, विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। तो निश्चित तौर पर उनकी जगह पर एक नया आदिवासी चेहरा हिमाद्री सिंह भी हो सकती है या और कोई हो सकता है। जैसे वीरेंद्र खटीक हैं जो 8 बार के सांसद हैं, उनको लगातार मंत्रिमंडल में रहे, उनकी जगह नया चेहरे के तौर पर संध्या राय हो सकती है जो महिला चेहरे को भी रिप्रेजेंट करें, दोनों ये चेहरे वहाँ पर। तो इस तरीके से बदलाव यहाँ पर दिख सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश से हम कहें कि उनको मंत्रिमंडल में निश्चित तौर पर जगह मिलेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को निश्चित तौर पर जगह मिलेगी क्योंकि वो परफॉर्मेंस देते हैं, उनका प्रभाव है, मध्य प्रदेश के बाहर भी इन लोगों नेताओं का प्रभाव है, तो उनका उपयोग बीजेपी करेगी। वी.डी. शर्मा एक नेता हैं जो प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व निभा रहे हैं, जिनका कार्यकाल पूरा हो गया है। अब संगठन में नए लोगों को लाना है, संगठन के चुनाव होने की स्थितियां चल रही हैं, तैयारियां चल रही हैं। और जो पुरानी परंपरा रही है, यदि हम देखें नरेंद्र सिंह तोमर को जो अध्यक्ष पद से हटाया था तो पहले बीजेपी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया, उसके बाद सरकार बनी तो उनको केंद्रीय मंत्री बनाया था। तो निश्चित तौर पर वी.डी. शर्मा भी एक नाम हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल में जगह पाएँ, क्योंकि यहाँ उनकी जगह पे किसी दूसरे को नई जिम्मेदारी देने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि संगठन में अध्यक्ष रिपीट नहीं हो सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे बदलाव हमको दिखाई देंगे। स्मृति के मामले में जरूर थोड़ा सा संशय की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन राजीव चंद्रशेखर के मामले में ये निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि केरल में चूँकि बीजेपी को अपना वजूद आगे बढ़ाना है, आंध्र के अभी चुनाव अभी हुए हैं, महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं, वहाँ से ज़्यादा लोगों को मौका दिया जाएगा। अक्टूबर में वहाँ पर चुनाव हैं, इसके बाद बिहार के चुनाव हैं, फिर 2027 में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं। तो एक जमावट इस तरीके की बीजेपी करती हुई दिखाई दे सकती है। पारुल, बिल्कुल। और ऐसे में अब ये तमाम चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह से बीजेपी इसे पूरी तरीके से मैनेज करती है, ये आने वाले समय के साथ पता चलेगा। और जिस तरीके से अब बैठकें हो रही हैं, इंतज़ार करना होगा कि क्या कुछ आगे होता है। बहुत शुक्रिया प्रभु जी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, जेपी नड्डा के आवास पर जो बैठक चल रही है उसमें अमित शाह, BL संतोष भी मौजूद हैं। और इसी के साथ आपको बता दें 9 जून को शपथ प्रधानमंत्री मोदी ले सकते हैं। बीजेपी के लगभग सभी मंत्री रिपीट होंगे, इस तरह की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और आने वाले समय के साथ देखना होगा, बहुत सारे दिन नहीं हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं जब और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि MP से किसे जगह मिलती है और जिन राज्यों में आगामी समय में चुनाव होंगे वहाँ पर किस तरह से बीजेपी निर्णय लेती है। जो घटक दल हैं वो जुड़ रहे हैं तो उन्हें किस तरह से साधा जाएगा, उन्हें भी खुश करना ज़रूरी हो जाता है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो चुनौतियों की तरह सामने बीजेपी के हैं और इन्हें मैनेज करते हुए, सभी को खुश करते हुए भारतीय जनता पार्टी को कदम आगे बढ़ाने होंगे, खासतौर पर वो दल जो उन्हें समर्थन दे रहे हैं। रुक करेंगे कुछ और खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव है, उन्होंने असंभव को संभव करके दिखाया है, एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिलाई है, ये हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना, जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, ये हम सबको गौरवान्वित करने वाली बात है। मुझे प्रसन्नता है कि मोदी जी शपथ लेने जा रहे हैं।
वरिष्ठ प्रधानमंत्री जिनका अपना लंबा प्रशासनिक अनुभव भी है और जिसने असंभव को संभव करके दिखाया है, एनडीए अलायंस को इतनी बड़ी जीत दिला करके जिस प्रकार से मौका दिया है, यह हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। और खासकर ऐसे बदलते परिदृश्य में जब 21वीं शताब्दी में भारत की तरफ दुनिया देख रही है, ऐसे व्यक्ति का मंत्रिमंडल बनना जिसके लिए दुनिया के सभी नेताओं ने जिस ढंग से अपनी प्रतिक्रिया दी है, यह हम सबको गौरवान्वित करने वाली है। मुझे प्रसन्नता है कि वो शपथ लेने जा रहा है।